मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कहाँ तक हुआ था कल? प्रोटीन हो गया था ना? तो लिख नहीं लोगे अपने से? पिछले वाले सब तो यही करते थे ना, समझा के छोड़ देते थे। मुझे बताए हैं वो कि सर समझा के छोड़ दिया करिए, लिखवाते क्यों हैं? चलिए लिखिए, फटाफट लिखिए, तेजी से लिखिए। लिखिएगा, द टर्म प्रोटीन इंट्रोड्यूस्ड बाय बर्जिलियस एंड मल्डर। प्रोटीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम वर्जिलियस एवं मल्डर ने किया था। द टर्म प्रोटीन इंट्रोड्यूस्ड बाय वर्जिलियस एंड मल्डर। प्रोटीन अगर कभी खोजे कि पूछे कि किसने खोजा था, तो भी यही माना जाता है कि इन्होंने ही खोजा था। देखिएगा, सेकेंड पॉइंट वाइज लिखिएगा। इट इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। यह कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के संयोग से जुड़ने से बनता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज द ओनली न्यूट्रिएंट इन विच नाइट्रोजन प्रेजेंट। यह एकमात्र ऐसा पोषक तत्व है। इट इज द ओनली न्यूट्रिएंट इन विच नाइट्रोजन प्रेजेंट। यह एकमात्र ऐसा पोषक तत्व है जिसमें नाइट्रोजन पाया जाता है। It provides 12 to 15% of daily energy requirement. 12 to 15% एनर्जी ऑफ डेली रिक्वायरमेंट। यह प्रतिदिन कुल ऊर्जा जरूरत का 12 से 15% प्रदान करता है। 12 to 15%। It provides 12 to 15% of energy of daily requirement। यह प्रतिदिन कुल ऊर्जा जरूरत का 12 से 15% प्रदान करता है। Approx 15% of our body weight, next point है, approx 15% of our body weight is formed by protein। शरीर के भार का लगभग 15% प्रोटीन का बना होता है। अच्छा, एक चीज पीछे थोड़ा पेज पलटिए अपना, जहां लिखे थे आप लोग शुगर, लिखे थे शुगर ना, कौन कौन सी शुगर किसमें पाई जाती है, वहां डेक्सट्रोज लिखा था कि छूट गया था? डेक्सट्रोज लिखा था तो लिख लो, इसीलिए तो पीछे पलटवाए हैं। वही लिखो डेक्सट्रोज, DEXTROSE, डेक्सट्रोज। डेक्सट्रोज डैश देके लिखिए हनी, शहद में पाया जाता है हनी। अब देखिए, आपके एग्जाम में एक बार पूछा भी गया है, ये पेपर भले से आप न सॉल्व करें, एग्जाम तो मुझे देना है, मैं तो सॉल्व करके आऊंगा ना। तो अगर ऑप्शन में हनी नहीं था, तो अगर कभी शहद में कौन सा पूछा जाए पाया जाता है, तो क्या है पहला सबसे, अगर आप कौन सा ऑप्शन खोजोगे? डेक्सट्रोज। अगर डेक्सट्रोज नहीं मिलेगा तो आप फ्रक्टोज को भी सही मारेंगे। ठीक, तो फ्रक्टोज भी हो सकता है, क्योंकि मैक्सिमम फलों के रसों से, फल फूल के रस से ही तो शहद बनता है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, खोजेंगे लेकिन आप क्या? डेक्सट्रोज ऑप्शन में। अगर ऑप्शन में डेक्सट्रोज नहीं हुआ तो जाके फ्रक्टोज आपका सही होगा। ठीक, अब आ जाइए यहां पे, जहां पे लिख रहे थे।
1 ग्राम प्रोटीन नीडेड फॉर 1 kg वेट। 1 किलोग्राम भार हेतु 1 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। 1 किलोग्राम भार हेतु 1 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। 1 ग्राम प्रोटीन नीडेड फॉर 1 kg वेट। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, प्रोटीन इज द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ आवर बॉडी। प्रोटीन शरीर का, ये सब कल हम लोग सब, कोई ऐसा दिन नहीं जिसका पहला दिन हो आज? कितने लोगों का पहला दिन है आज? किसी का नहीं, चलिए अच्छी बात है। 1 ग्राम, सॉरी, प्रोटीन इज द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ आवर बॉडी। प्रोटीन हमारे शरीर का या शरीर का संरचनात्मक घटक होता है। प्रोटीन इज द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ आवर बॉडी। देखिए, जो आज कोरोना आजकल चल रहा है तो खूब एंटीबॉडी बना रहे हो, तो जो एंटीबॉडी हमारे शरीर में होती है वो किस चीज की बनी होती है? ये प्रोटीन की ही बनी होती है। तो लिखिएगा, इट प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ एंटीबॉडीज। इट प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ एंटीबॉडी। यह एंटीबॉडी के रूप में, यह एंटीबॉडी के रूप में शरीर की सुरक्षा करता है। यह एंटीबॉडी के रूप में शरीर की सुरक्षा करता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, बाय 1 ग्राम प्रोटीन वी गेट 4.3 किलो कैलोरी एनर्जी। 1 ग्राम प्रोटीन से हमें, 1 ग्राम प्रोटीन से हमें पता नहीं कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है। मेरी तरफ मत देखिए, लिखिए जितनी मिलती है। बताने को नहीं कह रहे हैं, लिखने को कह रहे हैं, लिख लीजिए अपना। फिर लिखिएगा, जो जैसे हम लोगों ने देखा था एंजाइम, ठीक है, तो जो एंजाइम शरीर में होते हैं, जो हार्मोन शरीर में होते हैं, वो भी किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। एक बार यूपीएससी में पूछा हुआ था, जिस तरह से एग्जाम पूछा एग्जाम में आईएएस वाले, सेम उसी पैटर्न पे मैं लिखवा रहा हूं। लिखिएगा, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम। सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं या प्रोटीन के बने होते हैं। चलिए, सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, किंतु सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते। भाई, मैथमेटिक्स के शब्द में कहा जाए तो एंजाइम इज ए सबसेट ऑफ प्रोटीन। तो सुपरसेट क्या है? प्रोटीन है। तो सारा सबसेट जो है सुपरसेट के अंदर होगा, लेकिन पूरा सुपरसेट जो है वो सबसेट के अंदर नहीं होगा। ठीक, तो ये बड़ा भाग है क्या? प्रोटीन। तो उसके अंदर जो है एंजाइम है, तो सारे एंजाइम प्रोटीन के होते हैं, लेकिन प्रोटीन से और भी बहुत सारी चीजें बनती है ना। तो वही आपने लिखा है कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिएगा, हार्मोन प्रोटीन के बने होते हैं। हार्मोन्स आर मेड अप बाय या मेड अप ऑफ प्रोटीन। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, प्रोटीन हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ, प्रोटीन हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ साइटोप्लाज्म, CYTO, या प्रोटोप्लाज्म लिख लीजिएगा। साइटोप्लाज्म छोड़ दीजिए, प्रोटोप्लाज्म लिखिएगा। प्रोटीन हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, PROTOPLASM, कॉमा टिश्यूज, सॉरी लिख लो सर, सेल्स, ETC। सेल के बाद टिश्यू लिखना था, पहले लिख ले, कोई बात नहीं। प्रोटीन हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, सेल्स एंड टिश्यूज, ETC। प्रोटीन जीव द्रव्य, कॉमा कोशिका, कॉमा ऊतक आदि के निर्माण में सहायक होता है, या प्रोटीन से इन सब चीजों का निर्माण होता है। ये सब चीजें सेल में पढ़ोगे, सेल के अंदर के पार्ट है ये सब। ठीक,
नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, एनर्जी प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी, एनर्जी प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी बोथ वर्क डन बाय प्रोटीन। ऊर्जा उत्पादन एवं शरीर की मरम्मत, क्षतिपूर्ति, दोनों कार्य प्रोटीन द्वारा किए जाते हैं। ऊर्जा उत्पादन एवं शरीर की मरम्मत, ब्रैकेट में क्षतिपूर्ति भी लिख सकते हैं उसी को, दोनों कार्य प्रोटीन द्वारा किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, यूनिट ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की इकाई, यूनिट ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की इकाई, डैश डालिए, जो समझ में आए लिख डालिए। क्या होता है? ग्लूकोज ना, अमीनो एसिड, अमीनो अम्ल। फिर नीचे लिखिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी अमीनो एसिड्स आर क्लासिफाइड इन 2 ग्रुप्स। उपलब्धता के आधार पर अमीनो अम्लों को 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। अमीनो अम्लों को 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। इसेंशियल अमीनो एसिड, आवश्यक अमीनो अम्ल, और दूसरा नॉन इसेंशियल अमीनो, क्या होगा? अनावश्यक अमीनो अम्ल ना। इस साल ठंड कब पड़ेगी? ठंडी पड़ी नहीं थी, पसीना होता रहता है। लिखिएगा, इसेंशियल अमीनो एसिड में लिखिएगा, those amino acids which are not synthesized in our body, those amino acids which are not synthesized in our body, hence there is need to take it from outside. Hence there is a need to take it from outside, are known as essential amino acids, are known as essential amino acids. इसी में एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, these are 10 in numbers. नाम सबका जानना आपको जरूरी नहीं है, नाम वाम कभी नहीं पूछा जाता सिविल सर्विसेज में। इसी का अपोजिट दूसरे साइड लिखिए, those amino acids, अच्छा हिंदी में बोले थे कि नहीं? चलिए लिख लीजिए, इस आवश्यक अमीनो अम्ल में हिंदी में लिखिएगा, वे अमीनो अम्ल जिनका निर्माण शरीर में स्वतः हो जाता है, वे अमीनो अम्ल जिनका निर्माण शरीर में स्वतः हो जाता है, यानी खुद से हो जाता है, अतः जिन्हें बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं होती, अतः जिन्हें बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं होती। क्या छूट रहा है क्या कुछ? क्या हुआ? हाँ, आप लोगों को क्या समस्या थी? सॉरी, अच्छा गैर आवश्यक वाला बोल रहे हैं। चलिए, अच्छा आवश्यक वाला लिख लीजिएगा, वे अमीनो अम्ल जिनका निर्माण शरीर में स्वतः नहीं होता, नहीं, अरे आप आवश्यक बोल रहे हैं, अरे सुन तो लो, मैं आवश्यक अमीनो अम्ल बोल रहा हूं, कंफ्यूज मत हो।
वे अमीनो अम्ल जिनका निर्माण शरीर में स्वतः नहीं होता, अतः जिन्हें बाहर से लेने की आवश्यकता होती है, उन्हें आवश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। कंफ्यूज क्यों हो रहे सुबह सुबह? वे अमीनो अम्ल जिनका निर्माण जब शरीर में नहीं होगा तभी तो बाहर से लेने की जरूरत पड़ेगी, तभी तो आवश्यक है वो। वे अमीनो अम्ल जिनका निर्माण शरीर में स्वतः नहीं होता, अतः जिन्हें बाहर से लेने की आवश्यकता होती है, उन्हें आवश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। यही तो मैं पहले भी बोल रहा था। इनकी संख्या, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इनकी संख्या 10 होती है। दीज आर 10 इन नंबर्स। इंग्लिश में भी सुन लीजिएगा, दोज अमीनो एसिड्स विच आर नॉट सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी, हेंस देयर इज नीड टू टेक इट फ्रॉम आउटसाइड, आर नोन एज इसेंशियल अमीनो एसिड्स। दीज आर 10 इन नंबर्स। इसका उल्टा लिख लीजिएगा दूसरे वाले में। अब नॉन इसेंशियल लिखिएगा, दोज अमीनो एसिड्स विच आर सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी, दोज अमीनो एसिड्स विच आर सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी, hence there is no need to take it from outside, is known as non-essential amino acids। वे अमीनो अम्ल जिनका निर्माण शरीर में स्वतः हो जाता है, अतः जिन्हें बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें गैर आवश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, दीज आर ऑल्सो 10 इन नंबर्स। इनकी संख्या भी 10 होती है। ये हो गया इसेंशियल और नॉन इसेंशियल। फिर दूसरा पॉइंट लिखेगा, ये हो गया, नीचे लिखेगा नेक्स्ट पॉइंट है अभी, ऑन द बेसिस ऑफ, फिर क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं जो प्रोटीन का किए थे हम लोग। ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ essential amino acids, proteins are classified in two groups. On the basis of availability or presence of essential amino acids, proteins are classified in two groups. हिंदी में, आवश्यक अमीनो अम्लों की उपलब्धता के आधार पर प्रोटीन को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। कल तो पढ़ के गए थे, तो कुछ लोग आज बदल लिए होंगे अपने आप को। फर्स्ट क्लास प्रोटीन ले लेना चाहिए था सुबह सुबह। कौन कौन होता है? पहला होता है फर्स्ट क्लास प्रोटीन, प्रथम श्रेणी की प्रोटीन। दूसरा होता है सेकेंड क्लास प्रोटीन, द्वितीय श्रेणी की प्रोटीन। फर्स्ट क्लास प्रोटीन में लिखिए, दोज प्रोटीन्स in which all essential amino acids are present, those proteins in which all essential amino acids are present are known as first class protein। वह प्रोटीन या वे प्रोटीन जिनमें सभी आवश्यक अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, वे प्रोटीन जिनमें सभी आवश्यक अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, प्रथम श्रेणी की प्रोटीन कहलाती है। सच है, जैसे एनिमल प्रोटीन, जंतु प्रोटीन। जंतु प्रोटीन के आगे डैश डालिएगा, लिख लीजिएगा फ्लैश, फिश, एग, मिल्क, ईटीसी, मांस, मछली, अंडा, दूध आदि। मांस, मछली, अंडा, दूध आदि। सेकेंड क्लास प्रोटीन में लिखिएगा, दोज प्रोटीन्स
in which all essential amino acids are not present are known as second class protein. वे प्रोटीन जिनमें सभी आवश्यक अमीनो अम्ल नहीं पाए जाते हैं, वे प्रोटीन जिनमें सभी आवश्यक अमीनो अम्ल नहीं पाए जाते हैं, उन्हें द्वितीय श्रेणी की प्रोटीन कहते हैं। उन्हें द्वितीय श्रेणी की प्रोटीन कहते हैं। सच है, जैसे प्लांट प्रोटीन, पादप प्रोटीन, डैश डाल लीजिएगा, सोयाबीन, पल्सेस, ईटीसी। ठीक, ये हो गया। अब आईएएस में, यूपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा गया, सुनिए ध्यान से और जवाब दीजिए। एसर्शन और रीजन, कथन और कारण है। सुनिएगा, पहला कथन है, एक व्यक्ति लगातार विभिन्न प्रकार की दालों का सेवन करता है। A person continuous consuming different types of pulses. Reason, कारण उसके साथ दिया हुआ कि उसे किसी भी प्रकार की प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग की संभावना नहीं है। There is no any possibility to protein deficiency disease in that person. क्या दोनों सही है? सही व्याख्या है, एक सही है एक गलत है, दोनों सही है सही व्याख्या नहीं है। जो ऑप्शन होता है आप जानते होंगे। अब बताइए, पहला स्टेटमेंट राइट है और दूसरा स्टेटमेंट रॉन्ग है, गलत है। अगर लगातार विभिन्न प्रकार की दाल का सेवन कर रहा है तो लगातार कम से कम एक इसेंशियल अमीनो एसिड तो उसके अंदर क्या हो रहा है, कम रही रहा है। और कॉन्टिन्यूअस अगर किसी चीज की डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में बनी रहेगी तो आगे चल के हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाती है, किसी न किसी प्रकार की बीमारी में वो बदल जाती है। तो ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अब बाकी ध्यान ये भी रखिएगा जो विभिन्न प्रकार की दाल खाते होंगे, ठीक है, वो अपने अंदर भी ध्यान रखेंगे। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक। अब हेडिंग डालिएगा, प्रोटीन्स डेफिशिएंसी डिजीज, प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग। दो बीमारी है, आपके आयोग की फेवरेट बीमारी एकदम है। एक तो एक बार पूछ लेगा, 2 साल बाद दूसरा का पूछेगा, फिर 2 साल बाद पहला पूछेगा, फिर दूसरा पूछेगा। ये पेपर आप देखते रहिएगा। हेडिंग है, प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग। साथ साथ लिखते रहिए, कुछ इसमें समझने की जरूरत नहीं है आपको। पहला बीमारी है क्वाशरकोर। It occurs in children below 5 year age. It occurs in children below 5 year age. यह 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में होता है। ध्यान रखिएगा, लेकिन आपका आयोग ये मानता है कि ये बड़ों में भी होती है। अगर यूपीएससी का एग्जाम देंगे तो इतना ही सही है, लेकिन अगर स्टेट पीएससी दे रहे हैं, अपना पीएससी दे रहे हैं, तो एग्जाम आपका आयोग मानता है कि ये बड़ों में भी होता है। तो ध्यान रखिएगा, लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा, अकॉर्डिंग टू यूपी पीएससी इट ऑल्सो ऑकर्स इन एडल्ट्स। अगर यूपीएससी का एग्जाम देंगे तो नहीं मानेंगे आप, लेकिन स्टेट पीएससी का देंगे तो मानेंगे। बार बार पूछता है कि प्रोटीन की कमी से बड़ों में कौन सा रोग होता है, बच्चों में कौन सा रोग होता है। तो बड़ों में हमेशा यही मानता है वो सही, क्या, क्वाशरकोर, ठीक। आयोग जवाब देगा ना, ठीक। मैं कैसे जवाब दे सकता हूं? देखिए, बहुत सी चीजें हैं, धीरे धीरे सुधर रही हैं, आगे वो भी सुधर जाएगा। इसी तरह हर सब्जेक्ट में देखोगे 2-4 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें डिस्प्यूट होता है। हम आप पढ़ते कुछ और हैं लेकिन आयोग कुछ और ही मान के चलता है। वहां ज्यादा ब्रिलियंट लोग हैं ना हम लोगों से, इसलिए वो जो मानते हैं वो हमें फॉलो करना पड़ेगा। सिम्टम लिखिए, लक्षण,
कि किसी को प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो रही है, क्वाशरकोर हो रहा है, तो कैसे पता चलेगा आपको? हाँ, लिखिए पहला पहला सिम्टम ऐसे कॉमा देके लिखते रहिएगा, डार्क स्किन, त्वचा सांवली। अब उसको रोज देखो कि पहले कितना गोरा था, फिर कितना सांवला हो रहा है, इसे तो पता नहीं चलेगा। कॉमा लिखिए दूसरा, रेडिश हेयर, लॉस ऑफ हेयर नहीं, रेडिश हेयर, बाल लाल होने लगेगा, रेडिश हेयर, बाल। अब इससे तो और नहीं पता चलेगा आज के जमाने में भाई कि प्रोटीन की कमी से लाल हो रहा है कि बरगंडी कलर लगाए हो। ठीक, आप में से बहुतों के दिख रहे हैं। ठीक है, तीसरा सिम्टम लिखो, इससे पकड़ लोगे। तीसरा लिखिएगा, मेंटल रिटार्डेशन, मानसिक विकार। यानी बातचीत करोगे तो लगेगा ना कि जितनी उम्र है उनकी उस हिसाब से बात कर रहे हैं कि पप्पू हैं। अगर पप्पू टाइप के लगेंगे तो आप समझ जाओगे कि क्या है, बाल भी लाल हैं, सांवले भी दिख रहे हैं, पप्पू टाइप के बात कर रहे हैं, यानी क्वाशरकोर की संभावना इनके अंदर पूरी तरह से है। ठीक, ये हो गया आपका क्वाशरकोर। दूसरा लिखिएगा, मैरेस्मस। मैरेस्मस लिखिएगा, इट डेवलप्स इन चिल्ड्रन ऑफ एज 1 to 2 ईयर। यह 1 से 2 साल के बच्चों में होता है। ये सब चीजें तो अच्छा, हाँ, कल जो क्वेश्चन दिए थे, अगर उसको आप लिखे होंगे तो ये सब तो अपने से समझ गए होंगे पहले ही मुझे बताने की। कितने लोग, अच्छा ईमानदारी भी बहुत बड़ी चीज होती है, सुबह सुबह झूठ मत बोलिएगा। कितने लोग नहीं लिखे हैं ईमानदारी से? बहुत से। कितने लोग लिखे हैं? उम्मीद से कुछ ज्यादा लोग ही लिख लिए हो, इतना भी और भी कम लिखना था। और मुझे कोई आश्चर्य नहीं है, सिलेक्शन का रेशियो तो इससे भी कम होता है। कोई भी फॉर्म आता है, 800, 900, 1000 सीट होती है, 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, तो परसेंटेज निकाल लो, परसेंटेज निकाल लो कितने लोग सेलेक्ट होते हैं। तो सेलेक्ट वही होता है जो काम समय पे करता रहता है, बाकी मर्जी आपकी, आप किस लिए बैठे हो, आपका पर्पस कोचिंग या टीचर थोड़ी जानता है, आप ही जानते हो। चलिए लिखिएगा मैरेस्मस के सिम्टम लिख लीजिए, लक्षण। थिन स्किन, त्वचा पतली हो जाती है, त्वचा पतली हो जाती है, छोड़ दीजिएगा, कॉमा लिख के 2-3 सिम्टम लिखिएगा। फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ डिलेड, शारीरिक और मानसिक विकास देरी से होता है। फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ डिलेड। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, कॉमा, बॉडी रिब्स आर सोन। रिब्स मतलब होता है पसली, शरीर की पसलियां दिखने लगती है। ये 3 लक्षण। अगर आपको लगेगा कि सर छोटा बच्चा है, उसका फिजिकल और मेंटल ग्रोथ कैसे समझ में आएगा, तो बच्चों को तो और जल्दी समझ में आता है कि कितने उम्र में बच्चे बैठने लगते हैं, 4 पैर पे चलने लगते हैं, 2 पैर पे दौड़ने लगते हैं, फिर पापा मम्मा बाबा दादा ये सब बोलना शुरू करते हैं ना। कि अगर टाइम से नहीं बोल रहा है, टाइम से उसके दांत नहीं निकल रहे हैं, एंड मेनी मोर, तो ये फिजिकल और मेंटल ग्रोथ होता है। और रिब्स जानते ही हो कि पैर में होता है। रिब्स कहां होता है? पैर में होता है ना, लंग्स के अंदर, यहां पे चेस्ट जिसको कहते हो। ठीक है, इस तरह से होता है। आगे जब हम देखेंगे तो हम लोग फिगर देखेंगे। ये क्या है? ये चेस्ट होता है, ये जो है यही रिब्स है। 12 जोड़ी पाया जाता है और जोड़ी हमेशा ऐसे काउंट होता है। और यहां स्टेर्नम बोन होती है आगे, और पीछे जो होती है बैक बोन होती है, दोनों में जुड़ा होता है। तो किसी बच्चे का यहां का पसली दिख रहा है या बड़ों का भी, तो समझ जाइए कि उसमें प्रोटीन की कमी हो रही है। अगर वो सही नहीं करेगा तो आगे चल के उसको प्रॉब्लम होगी, ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया प्रोटीन, इससे ज्यादा प्रोटीन के बारे में पूछा नहीं जाएगा। अब हेडिंग डालिएगा, विटामिन। विटामिन है कि क्या है? फैट। फैट लिखो, चलो फैट लिख लो।
वसा। अब लिख के लेखनी को आराम दीजिए, थोड़ा समझा जाए। थोड़ा बहुत इंट्रो हम लोगों ने देखा था, किसके साथ? कार्बोहाइड्रेट के साथ। चलिए देखिए, ये भी कार्बोहाइड्रेट की तरह तीन चीजों से मिलकर बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। शर्त ये होती है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का जो रेशियो है, जो अनुपात है, वो दो संबंधे एक होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ठीक है, धीरे से बोलोगे तब भी सुन लूंगा, डांटना जरूरी थोड़ी है। ठीक, ये जब फैट जो है हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होता है, डाइजेस्ट होता है, तो बनाता है फैटी एसिड। ये यूनिट होती है, वो इसको हिंदी में कहते हैं वसीय अम्ल। फैट जब हमारी बॉडी में टूटता है, डाइजेस्ट होता है, तो किस में कन्वर्ट होता है? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। फैटी एसिड क्या करता है ये तो हमें देखना ही है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ग्लिसरॉल। ये ग्लिसरॉल जो है एब्जॉर्ब होके हमारी स्किन में आता है और हमारे स्किन को मॉइस्चराइज करता है, नमी देता है। इतनी बात समझ में आई कि ये फैट जो है जब शरीर में डाइजेस्ट होता है, टूटता है, तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूटता है, और ये ग्लिसरॉल जो है हमारे स्किन में आके उसको मॉइस्चराइज करता है, ड्राइनेस खत्म करता है। बात समझ में आ गई? अब ये तो एक फैक्ट है। अब इसका एप्लीकेशन समझो और बताओ हमें, कॉमन सेंस लगाइएगा। और एप्लीकेशन इसलिए पूछ रहे हैं कि भूगोल पढ़ चुके हो। कितने लोग हैं जिसको ज्योग्राफी नहीं पढ़ा है? हुँ? चलो ठीक। देखो अब समझिएगा, फैट मतलब होता है नॉर्मली तेल घी। समझिए, कॉन्सेप्चुअल बातें नहीं पढ़े तब भी समझ जाएंगे। फैट मतलब होता है नॉर्मली तेल घी, ऑयली स्पाइसी जिसे आप कहते हो। तो ये हम गर्मियों में अधिक खा पाते हैं कि अभी सर्दियां शुरू हुई, सर्दियों में अधिक खा पाते हैं? सर्दियों में। यानी ग्लिसरॉल हमारी बॉडी में गर्मियों में ज्यादा बनेगा कि सर्दियों में? सर्दियों में। ठीक, तो गर्मियों में हम कम खाते हैं फैट, ग्लिसरॉल भी हमारी बॉडी में कम होता है, फिर भी हमें अलग से बॉडी लोशन मॉइस्चराइजर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। नहीं पड़ती है ना? जो लोग एसी में नहीं रहेंगे उनको नहीं पड़ती है। ठीक है। और सर्दियों में हम क्या, हम ज्यादा खाते हैं, हमारी बॉडी में ज्यादा बनता भी है, उसके बाद भी आप मॉइस्चराइजर बॉडी लोशन लेके लीपते पोते रहते हो, कभी कभी दिन में 2 बार। सर्दियां ज्यादा होती हैं तो ड्राइनेस बढ़ता है ना, तो 2 बार। क्यों ऐसा होता है भाई? कौन बोल रहा है? हाँ ठीक। और क्या होता है भाई? सोचिए, कॉमन सेंस की बात है। हम ज्यादा खाते हैं तो अलग से लगाने की भी जरूरत पड़ती है, हम कम खाते हैं तो अलग से यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? हाँ बोल, थोड़ा तेज बोलिए। आर्द्रता। हाँ, क्या हो जाती है? हाँ, ऊर्जा तो हमेशा पर्याप्त मिलेगी भाई, खाने से ही तो ऊर्जा मिलेगी ना। तो खाना तो हमेशा खाते ही हो। और कोई जो जानते हो, आप सही बोलते हो, बोले बोलो तो। विंटर में? हाँ, अच्छा, बॉडी का टेम्परेचर मैंने कल ही बताया था कि ह्यूमन बीइंग इज अ कांस्टेंट टेम्परेचर एनिमल। बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए आप जैकेट पहने हैं,
और उसको मेंटेन करने के लिए ही बगल में देखिए एसी लगा है गर्मियों के लिए। तो बॉडी का टेम्परेचर तो नहीं बदलेगा ना, वो कांस्टेंट टेम्परेचर एनिमल है हम लोग। गर्मी हो सर्दी हो, हमें अपने बॉडी का टेम्परेचर अप्रॉक्स 37 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करके रखना होता है। इसीलिए आप जैकेट पहने हो, सर्दियों में एसी चलाते हो, पंखा चलाते हो, टीवी देखते हैं। एक बॉडी लोशन का ऐड है और वो ऐड ही एग्जैक्ट आंसर भी है। मैं ऐड बताता हूं, पहले आप बॉडी लोशन का नाम बताइए। देखिए टीवी देखते हैं कि कुछ नहीं। ऐड है, सर्दियों में हवाएं त्वचा से नमी चुरा लेती है। ये सुना था पहले? यही आंसर भी है इस क्वेश्चन का। किसका? ये किस बॉडी लोशन का ऐड है? पढ़ते नहीं है, टीवी भी नहीं देखते हैं। यही तो गड़बड़ है। स्किप करने की आदत जिसकी पड़ती है ना, वो लाइफ टाइम स्किप ही करते रहता है। चलो पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद टेट का फॉर्म निकला, छोड़ दिए, स्किप कर दिए, पीसीएस टेट देने चले गए। फिर उसके बाद बैंक क्लर्क का निकल गया, छोड़ दिए, वहां पहुंच गए और छोड़ते छोड़ते घर पहुंच गए। फिर तो स्किप करने वाली आदत सही नहीं है। और भाई ये है बोरो प्लस का ऐड, बोरो प्लस के बॉडी लोशन का ऐड है। भाई अब ज्योग्राफी में पढ़े हो आप क्या, कि जो चिल्ड एयर होती है वो क्या होती है? ड्राई होती है, हैवी भी होती है और ड्राई होती है और नीचे रहती है। जो हॉट एयर होती है उसमें क्या होता है? मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होता है ना। अब कहां से आ गया? जैसे ही गर्मी होती है, देखते हो नदियां, तालाब, झीलें सूखने लगती है, तो उनका पानी क्या इस गोले से दूसरे गोले पे पहुंच जाता है? नहीं ना। इसी एटमॉस्फेयर में सस्पेंडेड स्टेज में, एट द स्टेज ऑफ मॉइस्चर, वो इसी एयर में क्या होता है? पड़ा रहता है। तो जब जानते हो कि मॉइस्चर भी क्या होगा? हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में। आप बढ़िया से सुबह सुबह क्या किए? बॉडी लोशन लगा के आए, हवा शुष्क है, तो जब वो हवा लगेगी, कितना भी आप पहनते हो कपड़ा, एयर टाइट कपड़ा तो होता नहीं है। जैसे ही एयर टाइट कपड़ा होता है, कभी इनर वियर पहने हो, चिपकता है, आपके बॉडी में खुजली होने लगती है, आप कपड़ा क्या करने लगते हो? ढीला करने लगते हो कि एयर पास आउट हो जाए। तो जब बार बार एयर लगेगी तो मॉइस्चर कंटेंट आपके स्किन से निकल के कहां पहुंच जाता है? एट एयर में, एटमॉस्फेरिक एयर में पहुंच जाता है। तो ये आपको अधिक खाए भी, अधिक बनाए भी, क्योंकि हवा में मॉइस्चर कम है और हवा के बिना आप रह नहीं सकते, सरवाइव नहीं कर सकते, इसलिए आपकी स्किन से निकल के कहां पहुंच गया? वो हवा में पहुंच गया, वायु में पहुंच गया। ठीक। सर गर्मियों में इसका उल्टा होता है, आप कम खाते हो, लेकिन क्या है, अब हवा की आपको ज्यादा जरूरत है, तो आप क्या, अब हवा के अंदर मॉइस्चर कंटेंट है। गर्मी में कपड़े भी कम पहनते हैं कि अभी की तरफ पूरा एकदम गले से लेके पैर तक एकदम चिपका लेते हैं, नहीं। तो वो हवा जब हमारी स्किन पे लगती है, हमारे स्किन में मॉइस्चर कंटेंट कम है, हवा में ज्यादा है, तो सर्दी में आपने जितना उसको दिया था, गर्मी में विथ इंटरेस्ट आप उससे वसूल लेते हो, उसे आप ले लेते हो, यानी हवा से, वायु से, एयर से कहां आ गया? आपके स्किन में आ गया। ठीक। अब समझिएगा, अगला पॉइंट है, बाय 1 ग्राम फैट, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी एनर्जी मिलती थी? 4.1। क्या 4.1 किलो के। 1 ग्राम प्रोटीन से कितनी मिलती थी? 4.1 ग्राम फैट से मिलती है 9.3 किलो कैलोरी। ठीक। अब बात समझिए कॉन्सेप्ट वाली। आपने लिखा कि हमारा शरीर सबसे अधिक एनर्जी लेता किससे है? कार्बोहाइड्रेट से। पर यूनिट में सबसे अधिक एनर्जी है किसमें? तो हमारा शरीर ऐसी गलती करता क्यों है? इसमें ज्यादा इसी से नहीं ले लेगा? क्यों फैट से नहीं इंटेक करता? ग्लूकोज हमेशा, आप ईमानदारी से बताइएगा, पिछले टाइम ग्लूकोज आपने कब पिया था? मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए, याद है आपको? पिछले टाइम कब पिया था? 4 महीने पहले, 6 महीने पहले, 1 साल पहले? हम लोग में कौन है? हम ही आप हैं ना। कोई बताओ भाई, आप बताइए पिछली बार आपने ग्लूकोज कब पिया था? ईमानदारी से नहीं याद है ना? तो हम मतलब क्या, हम ही लोग तो।
आपको याद नहीं है, इनको याद नहीं है, मुझे याद नहीं है, फिर हम क्या ग्लूकोज तो हमेशा लेते नहीं है, हम तो कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, रोटी सब्जी चावल दाल यही खाते हैं ना। तो इसी से हमें क्या है, हमारी 60 to 80% एनर्जी रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है। तो हमारी बॉडी ऐसा क्यों करती है कि जिसमें सबसे अधिक एनर्जी है 9.3 दुगने से भी ज्यादा, दुगने से भी ज्यादा है ना, तो इससे क्यों नहीं लेती? क्यों आप वो कार्बोहाइड्रेट के चक्कर में फंसी हुई अभी तक? तो टाइम लगेगा तो दुगने से ज्यादा दे भी तो रहा है, एक साइकिल बन जाएगा। फिर एक बार ब्रेकडाउन होने में ज्यादा समय लगा तो ज्यादा एनर्जी मिलेगी तो ज्यादा समय तक चलेगी भी, तो फिर दूसरी बार वो तोड़ते रहो आराम से। गुड, ये है राइट आंसर। जब मान लीजिए आपके पास 2-3 दोस्त है, ठीक है, एक दोस्त पैसे वाला है, उससे आप जितना भी पैसा मांगो तुरंत उधारी दे देगा। बाकी 2 दोस्त जो हैं वो कम पैसे वाले हैं, उनसे भी मांगोगे तो जितना उनके पास होगा दे देगा। अब मान लीजिए आपको 4,000 रुपए की जरूरत पड़ी, सपोज दैट, वो आप उस दोस्त से नहीं मांग रहे हैं जो इकट्ठे 4,000 मांगने पे 4,500 आपको दे दे। उन आप 2 दोस्तों से मांग रहे हैं कि भाई तुम्हारे पास हो तो दे दो, 4,000 रुपए की जरूरत है, तो बेचारे वो दोनों मिलके 2-2 हजार करके आपको दे देते हैं कि लो भाई अपना काम चलाओ। तो आप कुछ कारण होगा ना, जो 4,000 दे सकता है उससे आप नहीं मांगे, जो 2-2 हजार दे सकता है उससे 2 लोगों से मांगा। क्यों नहीं मांगा? क्योंकि वो 4,000 इधर देता और कल से सारे परिचितों को बताना शुरू कर देता, आपकी इंसल्ट करना शुरू कर देता कि मैंने इनको दिया, और 2-2 हजार जो जिन्होंने दिया वो दे के चुप हो जाते हैं, वो किसी को बताते नहीं है। हमारे आपकी आपस की बात है, जब आपको होगा वापस कर देना, या उन्हें जब जरूरत पड़ेगी तो मांग लेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। फैट जो है जब ये डाइजेस्ट होता है, अभी कोलेस्ट्रॉल भी आएगा, आज ही आ जाएगा, तो इसका क्या होता है, साइड इफेक्ट जो होता है, फैट जब टूटना शुरू करता है तो फैटी एसिड तक आना चाहिए, लेकिन बीच से ही वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, कोलेस्ट्रॉल में। और जो बैड सुने होंगे, गुड कोलेस्ट्रॉल बैड कोलेस्ट्रॉल, नहीं सुने होंगे तो आज ही सुनाता हूं, अभी ले आता हूं, वहां पे पहुंचेंगे हम लोग। तो ये कोलेस्ट्रॉल में डिपॉजिट कन्वर्ट होता है, और कोलेस्ट्रॉल जो होता है हमारे ब्लड वेसल्स में जाके डिपॉजिट होने लगता है और ब्लड सर्कुलेशन में रेस्ट्रिक्शन क्रिएट करता है। ब्लड सर्कुलेशन में जब रेस्ट्रिक्शन होगा तो हार्ट रिलेटेड डिजीज क्रिएट होंगी, कभी हार्ट अटैक होगा, कभी हार्ट ब्लॉक करेगा, कभी हार्ट फेल करेगा। तो इसकी संभावना न हो, इसलिए हमारी बॉडी क्या करती है, पहले ही से ही किससे लेती है, कार्बोहाइड्रेट से लेती है। ठीक, देखिए फैट जो होता है ये इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट, अकार्बनिक विलायक, जिसमें कार्बन नहीं होता, जैसे H2O आदि, उसमें ये फैट घुलनशील नहीं होती। इट डज नॉट डिजॉल्व इन इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट, बट इट कैन बी डिजॉल्व। ये डिजॉल्व हो सकता है किसमें, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, कार्बनिक विलायकों में ये उसी तरह घुल जाएगी जैसे पानी में चीनी। कार्बनिक विलायक मतलब बेंजीन, ईथर, क्लोरोफॉर्म, ईटीसी, यानी जिसमें कार्बन होता है उसे कार्बनिक कहेंगे, जिसमें कार्बन नहीं होता है उसे अकार्बनिक कहेंगे। तो वह विलायक जिसमें कार्बन नहीं है तो ये फैट उसमें डिसॉल्व नहीं होगा, जिसमें कार्बन होगा उसमें ये क्या कर जाएगा, डिसॉल्व कर जाएगा। ठीक, देखिए आपकी बॉडी में यूटिलिटी के आधार पर फैट को 2 क्लास में क्लासिफाइड किया जाता है। ठीक, तीसरा चौथा भी बताएंगे, पहले आप 2 समझिए। एक होता है, देखिए केमिस्ट्री के आधार पे मैं बता नहीं जा रहा हूं, बायोलॉजी के आधार पे और आपके बॉडी के लिए अच्छा है बुरा है इस आधार पे मैं क्लासिफाइड कर रहा हूं। पहला होता है सैचुरेटेड फैट, हिंदी में कहते हैं संतृप्त वसा। दूसरा होता है अनसैचुरेटेड फैट, असंतृप्त वसा। अब सैचुरेट अनसैचुरेट थोड़ा बहुत केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो जानते होंगे कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स के नंबर जब कंप्लीट होते हैं, एसपीडीएफ कोर्स होता है पता है ना सेल में, 2n²। अगर नहीं पता है, जिसको जो केमिस्ट्री नहीं पढ़ा है बहुत अच्छी बात है, उसको छोड़ दो, वो पूछा भी नहीं जाएगा आपके एग्जाम में।
अब देखिए ये होता क्या है, कहां नेचर में है, हमारी बॉडी के लिए क्या करता है। जो सैचुरेटेड फैट होता है ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर यानी कमरे के सामान्य तापमान पर, तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर कितने टेम्परेचर को मानते हैं कि ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर है? अप्रॉक्स 20 to 25 डिग्री सेल्सियस, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच का तापमान जो होता है उसे कहते हैं नॉर्मल रूम टेम्परेचर। तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे जो संतृप्त वसाएं होती हैं ये होती हैं सेमी सॉलिड स्टेट में, हिंदी में कहते हैं अर्ध ठोस अवस्था। नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे अप्रॉक्स 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास ये जो संतृप्त वसाएं होती हैं इन्हें कहते हैं, ये किस अवस्था में होती हैं? सेमी सॉलिड। सेमी सॉलिड मींस होता क्या है? अर्ध ठोस मतलब क्या? तो सेमी लिक्विड क्या होगा फिर? सेमी सॉलिड जैसे है वैसे सेमी लिक्विड भी होता है। दोनों एक ही मींस निकलेगा? जी नहीं। अगर कैसे दो अलग अलग नाम हैं, आप हैं और आपके बगल में हैं, तो दोनों अलग अलग पर्सनालिटी है, तो दोनों का मतलब एक ही कैसे हो गया? तो सेमी लिक्विड मतलब भी तो वही होगा। जी नहीं। और गुड, दैट्स अ राइट आंसर। मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड इन विच सॉलिड कंटेंट इज ग्रेटर देन लिक्विड कंटेंट। ठोस द्रव का ऐसा मिश्रण जिसमें ठोस की मात्रा द्रव से अधिक होती है तो अर्ध ठोस कहोगे, और उसी का उल्टा कर दो, ठोस द्रव का ऐसा मिश्रण जिसमें द्रव की मात्रा ठोस से अधिक होगी तो अर्ध द्रव हो जाएगा, सेमी लिक्विड हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ये मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड इन विच अमाउंट आर परसेंटेज ऑफ सॉलिड इज ग्रेटर देन लिक्विड। ये जो पाया जाता है एनिमल फैट, एनिमल फैट इज द एग्जांपल ऑफ सैचुरेटेड फैट। जो जंतु वसाएं होती हैं वो संतृप्त वसा का उदाहरण होती है। एक्सेप्शन भी है, अपवाद भी है, और वो है फिश। मछली में जो वसा होती है वो अनसैचुरेटेड होती है। यानी पूरा सेंटेंस बनाना होगा तो आप बना सकते हो कि मछली में पाई जाने वाली वसा को छोड़कर सभी जंतु वसाएं संतृप्त वसा का उदाहरण होती हैं। ठीक, ऑल एनिमल फैट्स आर द एग्जांपल ऑफ सैचुरेटेड फैट एक्सेप्ट फिश फैट। यानी फिश के अंदर जो है वो क्या कहलाता है? अनसैचुरेटेड। और ये सेमी सॉलिड स्टेट में होता है। आम बोलचाल की भाषा में उसे कहते हो चर्बी। चर्बी होती है ना, जैसे नॉनवेज खरीदने जाओ तो चर्बी लोग एक्स्ट्रा लेते हैं, नहीं लेना चाहिए। टेस्टी तो होता है, टेस्ट तो बढ़ा देता है, लेकिन वो नुकसान भी करता है। यानी व्हाइट वाला पोर्शन अगर आप मटन खरीद रहे हैं तो अवॉइड करना चाहिए कि कम से कम खाएं, अगर ज्यादा दिन तक खाना है आपको तब। ये जो है हमारे हेल्थ के लिए कैसा माना जाएगा? इनडायरेक्टली अभी मैंने बता दिया। इट डज नॉट एज्यूम गुड फॉर आवर हेल्थ। ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं माना जाता, इसीलिए मैंने कहा ना उसको निकाल देना चाहिए। बिकॉज, क्यों ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं माना जाता? बिकॉज इट इजिली कन्वर्टेड इन कोलेस्ट्रॉल एंड डिपॉजिटेड इन आवर ब्लड वेसल्स। ये आसानी से किस में बदल जाता है? कोलेस्ट्रॉल में, और रक्त की जो वाहिनियां हैं उसमें जमा हो जाता है, संचित हो जाता है, फिर वही हार्ट अटैक, हार्ट ब्लॉक एंड मेनी मोर क्रिएट करता है। दूसरे पे आते हैं। At normal room temperature, it is in liquid state. नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे ये क्या होता है? तरल अवस्था में होता है, विच इज नोन एज ऑयल, जिसे हम तेल कहते हैं। तेल मतलब मिट्टी का तेल, डीजल पेट्रोल नहीं। इडिबल और नॉन इडिबल प्लांट, बहुत सारे जो प्लांट ऑयल होते हैं वो इडिबल नहीं होते, हम बॉडी पे उसको यूज भी कर लेते हैं। बॉडी पे यूज करना चाहिए हमेशा प्लांट ऑयल ही, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मार्केट में जल्दी मिलता नहीं है।
आप जो भी आलमंड यूज करते हो एंड मेनी मोर जो भी है, देख लीजिए उसमें क्या है, मिनरल ऑयल मिक्स होता है। और वही मिनरल ऑयल मिक्स होने की वजह होती है कि आज कम उम्र में आपके बाल पकने लगते हैं, झड़ने लगते हैं एंड मेनी मोर। ठीक, तो हमेशा जो है प्योर प्लांट ऑयल अगर बचपन से कोई लगाए तो उसका बाल, अगर जेनेटिक प्रॉपर्टी नहीं है तो झड़ेगा भी कम और पकेगा भी कम, वाइट भी कम होगा। प्लांट फैट और द एग्जांपल ऑफ अनसैचुरेटेड फैट, वनस्पति वसा जो प्लांट से वसा मिलती है वो होती है अनसैचुरेटेड फैट। इसका भी अपवाद है, इसका अपवाद है कोकोनट एंड पॉम ऑयल, नारियल और ताड़ का तेल। नारियल और ताड़ का तेल संतृप्त वसा होती है, इसीलिए देखते हो कि जब नॉर्मल रूम टेम्परेचर होता है तो ये नारियल तेल ये अवस्था ग्रहण कर लेता है, कहते ना जम गया, यानी वो क्या है, सेमी सॉलिड स्टेट में पहुंच गया। जमता क्यों है, क्योंकि वो है क्या चीज, सेचुरेटेड फैट है, और सेचुरेटेड फैट है तो उसकी प्रॉपर्टी गेन करेगा ही करेगा। तो और उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि जैसे ही रूम का टेम्परेचर नॉर्मल होगा 20-25 पे आएगा, वो किस अवस्था में कन्वर्ट हो जाएगा, ये जो लिक्विड स्टेज वाला होता है अनसैचुरेटेड फैट होता है, यही हमें इनटेक करना चाहिए, इसे स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता है। अभी हम आगे डिस्कस कर रहे हैं। अब देखो एक चीज और समझ लो यहीं पे, कि हमारे देश का एक हिस्सा ऐसा है जहां इसका बहुत ज्यादा यूज करते हैं खाने में, साउथ इंडिया। देखे ना, सुने होंगे, नहीं गए होंगे तो सुने तो होंगे। अब आप डेटा उठा के देखोगे तो साउथ इंडिया में हार्ट रिलेटेड डिजीज से मरने वाले लोगों की संख्या, सॉरी परसेंटेज, नॉर्थ इंडिया से बहुत अधिक है। संख्या नहीं देख सकते, संख्या क्योंकि जो संख्या में हम सबसे अधिक है, यूपी बिहार सबसे अधिक है, तो यहां हर चीज की संख्या ज्यादा होगी। लेकिन परसेंटेज देखोगे कि कितने में कितने लोग मरे, तो आपको एक्चुअल सीन पता चलेगा कि साउथ इंडिया में इससे मरने वाले लोगों की संख्या ज्यादा, सॉरी फिर संख्या बोल रहे हैं, परसेंटेज अधिक है। क्यों अधिक है, क्योंकि यहां वहां ये लोग क्या करते हैं, फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं। और हार्ट अटैक ऐसी चीज होती है कि अगर सही समय से मेडिकल हेल्प नहीं मिली तो फिर आत्मा परमात्मा की मुलाकात हो जाती है। और आज भी चाहे नॉर्थ इंडिया हो या साउथ इंडिया हो, जो मेडिकल नीड्स हैं वो सही नहीं है इंडिया में। जब हम लोग टेक्नोलॉजी पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था कि जो भारत की 80% जनसंख्या है वो गांव में या छोटे मोटे शहरों में रहती है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स गांव में। और इनके लिए, याद है डेटा मैंने बताया था, इनके लिए पढ़े लिखे डॉक्टर देश में जितना है, क्वालिटी की बात ही मैं कर रहा हूं कि अच्छे हैं कि खराब हैं, कम से कम पढ़ के डिग्री जिनको मिली हो, वो 2% डॉक्टर है। 2% डॉक्टर 80% जनसंख्या का इलाज कर रहे हैं। तो कैसे करेंगे आप समझिए, बाकी क्या है, अनप्रोफेशनल है, अनट्रेंड है। तो इसीलिए क्या है, अगर ऐसी बीमारियां होती हैं तो अब शहर दूर है, ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम सही नहीं है, सबके घर में कार नहीं है गांव में, तो पहले तो वो कार खोजेगा किराए पे, फिर उसको उठा के ले आएगा, फिर शहर में आने के बाद अस्पताल खोजेगा। उसमें भी देखते हो आजकल तो मेडिकल केयर में बहुत ही धांधली चलती है, हर अस्पताल वालों के एजेंट घूमते रहते हैं। कहीं किसी गलत अस्पताल का एजेंट मिला, उसे ले गया, पैसा भी गया और पेशेंट भी गया। ठीक है, तो सब मिला के नॉर्थ साउथ में सब कुल मिला के एक ही जैसा है। तो आप समझिएगा बस कि साउथ इंडिया में कोकोनट ऑयल के ज्यादा कंज्यूम करने के कारण वहां पे हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स ज्यादा होती हैं, और ज्यादा होने के कारण डेथ भी अधिक होती है। नॉर्थ इंडिया में थोड़ा कम होती है। ठीक, अब अनसैचुरेटेड फैट हमें खाना चाहिए। अब खाने से क्या होगा समझिए, जैसे फैट डाइजेस्ट होता है, तो फैट डाइजेस्ट होता है तो फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। अगर अनसैचुरेटेड फैट खाओगे तो जब डाइजेस्ट होगा तो जो फैटी एसिड होगा वो भी क्या होगा, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो अब हम समझते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, इसे कहते हैं हिंदी में असंतृप्त वसीय अम्ल। जैसे कभी कभी टीवी में आप ऐड वैड देखते होंगे एडिबल ऑयल का,
तो उसमें देता है कि मुफा युक्त, पुफा युक्त, फिर देगा उसमें उसके साथ जोड़ता है कि ओमेगा 3 भी है, ओमेगा 6 भी है। सुना है नाम ये सब? राइस ब्रांड ऑयल सबसे घटिया लगता है खाने में, ठीक है। चलिए आते हैं इसमें। तो अब देखते हैं कि मुफा पूफा क्या होता है। तो ये जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, ये दो तरीके का होता है, दोनों की नीड होती है। एक होता है मुफा और दूसरा होता है पूफा, ठीक। तो मुफा पूफा है क्या, पहले ये समझते हैं, फिर ये ध्यान रखिएगा कि रिक्वायरमेंट बॉडी में दोनों की होती है, और ये कंपनियां हमें आपको कैसे मुफा पूफा के नाम पे उल्लू बना देती हैं, ये भी समझिएगा। पहले इसका फुल फॉर्म समझते हैं। तो एम मतलब होता है मोनो, एम मतलब होता है मोनो, यू एफ ए का मतलब होता है, यू मतलब अनसैचुरेटेड, एफ मतलब फैटी, ए मतलब एसिड। तो मुफा मतलब होता है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। पूफा में पी मतलब होता है पॉली, और यूएफए का मतलब वही अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अब किस चीज के बारे में बात किया जा रहा है? क्या मोनो है? मोनो मतलब जानते हो, कल भी हमने बात किया था, एक, वन, और पॉली मतलब कई सारे, ढेर सारे। तो क्या है ये ध्यान रखिएगा, टाइम्स ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन कार्बन। टाइप नहीं बता रहे हैं कि कौन सा बॉन्ड है, उसका टाइप नहीं, टाइम्स, यानी कार्बन कार्बन के बीच होता तो डबल बॉन्ड है। या जानते हैं तो ठीक, नहीं जानते तो कोई बात नहीं, बस ये यहां समझना है कि मोनो मतलब कार्बन और कार्बन से एक बार जुड़ा, यानी ये सिंगल टाइम बॉन्डिंग, दो कार्बन है एक बार जुड़ गया। पॉली मतलब होता है मल्टी टाइम बॉन्डिंग, कई बार जब जुड़ा होगा। तो इसकी भी जरूरत होती है, केमिस्ट्री में नहीं घुसा रहे, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे आप। बस ये जानिए, मोनो मतलब कार्बन कार्बन का जोड़ एक बार, पॉली मतलब कार्बन कार्बन का जोड़ एक से अधिक बार। शरीर को दोनों की रिक्वायरमेंट होती है। अच्छी बात यह है कि ये जो होते हैं इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। इंटर कन्वर्टेबल का मतलब होता है, समझिए, मान लीजिए सपोज दैट, उदाहरण समझिएगा, सपोज दैट आप मस्टर्ड ऑयल खाते हो, सरसों का तेल खाते हो, और सरसों के तेल में जो है मुफा अधिक है, पूफा कम है। सपोज दैट मैंने कहा, मानो ऐसा, कॉन्सेप्ट समझने के लिए। तो अब मुफा तो सरसों के तेल से हमें मिल गया, लेकिन पूफा सरसों के तेल से नहीं मिला। तो सरसों के तेल से जब पूफा नहीं मिला, तो हमारी बॉडी क्या करती है, कई सारे मोनो को जोड़ के खुद से क्या बना लेती है, पॉली बना लेती है। यानी कोई भी एक रहेगा तो दूसरे की कमी होने नहीं देगा। मान लीजिए आपने क्या क्या सनफ्लावर ऑयल खाया या राइस ब्रांड ऑयल खाया, राइस का ऑयल खाया, ठीक। तो अब क्या है, सपोज दैट उसमें पूफा अधिक है और मुफा नहीं है या कम है, लेकिन बॉडी को मुफा की भी तो जरूरत है। तो बॉडी क्या करती है, उस पॉली को मोनो में तोड़ देती है। इसलिए हमें कंज्यूम करते समय इस टेंशन में नहीं आना होता है कि उसमें मुफा है कि पूफा है। लेकिन बेचने वाले इसका नाम सबको तो पता नहीं है, तो नाम लगा लगा के इसमें मुफा भी है पूफा भी है। अरे मत दो पूफा, 10 रुपए सस्ता कर दो तेल, पूफा तो हमारी बॉडी बना लेगी ना। या पूफा दे रहे हो तो मुफा तो मत डालो उसमें, बॉडी बना लेगी। लेकिन अगर आपको डराएंगे नहीं तो पैसा कैसे वसूलेंगे, ठीक। तो ये हो गया क्या, मुफा और पूफा, यानी मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और पॉली, दोनों की रिक्वायरमेंट बॉडी में होती है। कोई भी एक कंज्यूम करोगे इंटर कन्वर्टेबल हो जाता है। लेकिन किंतु परंतु, अब समझिएगा काम की बात, कुछ फैटी एसिड ऐसे होते हैं जो कन्वर्टेबल नहीं होते, यानी कि कुछ दूसरी प्रकार का की वसा खाओगे तो वो नहीं मिलेंगे। Hence, we need to take directly those substances in which they are present. यानी कि हमें उन चीजों को डायरेक्टली खाना पड़ेगा जिसमें वो पाए जाते हैं, क्योंकि वो कन्वर्टेबल नहीं है, और जो कन्वर्टेबल नहीं होते हैं उनको कहते हैं
इसेंशियल फैटी एसिड आवश्यक वसीय अम्ल, यानी ये ऐसे वसीय अम्ल हैं जो किसी दूसरी प्रकार की वसा को खाने से प्राप्त नहीं होते, अतः हमें उन पदार्थों को खाना पड़ता है या उस प्रकार की वसा को खाना पड़ता है जिसमें ये पाए जाते हैं। जैसे एग्जांपल समझिएगा, कौन होते हैं? आपने नाम सुना होगा ओमेगा 3, सुना है ना? ओमेगा 6, ये सब क्या है? इसेंशियल है। अब एक बात काम की समझिएगा कि क्या ओमेगा 1 नहीं होता, ओमेगा 2 नहीं होता, ओमेगा 4 नहीं होता, ओमेगा 5 नहीं होता? होता है, लेकिन कहीं हमें मिलता नहीं है। हमेशा देखोगे खरीदोगे मल्टीविटामिन या उसमें तो भी लिखा रहता है ओमेगा 6, ओमेगा 3। तो क्यों नहीं होता पहले ये समझिए। क्योंकि ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 4, ओमेगा 5 वो हैं किस टाइप के? वो हैं इस टाइप के, मुफा पुफा, इंटरकन्वर्टेबल। बेचारे अपने से बन जाते हैं आपके शरीर में, उसको अलग से जल लेने की जरूरत नहीं होती। जब उसकी जरूरत नहीं है, आपकी बॉडी में कोई भी किसी भी तरह के फैट जाएगा, वो क्या हो जाते हैं? जनरेट हो जाते हैं, सिंथेसाइज हो जाते हैं, इसीलिए उसे हम कहीं देखते नहीं हैं। ये जो हैं ये नहीं पाए जाते, नहीं मिलता है किसी दूसरी चीज को खाने से, इसलिए इसकी जरूरत पड़ती रहती है। इसके कैप्सूल्स भी आते हैं, अलग से आप खाते हो, या फिर उन चीजों को खाइए जिसमें ये पाए जाते हैं। ये पाया कहां जाता है? ये पाया जाता है फेस में, वॉलनट एंड ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स का मतलब आप बहुत लोग इतना ही समझते हैं कि काजू बादाम और किशमिश, ठीक है? काजू बादाम किशमिश के बाद भी क्या होता है? ड्राई फ्रूट्स होते हैं, और उन्हीं में ये ज्यादा पाया जाता है। अब बात समझना ये है कि अगर सपोज दैट कि हम ये न खाएं, न खाएं तो होगा क्या? भाई इसेंशियल कह दिए कि जरूरी है, तो जरूरी है इसका मतलब कुछ इंपॉर्टेंट काम हमारी बॉडी में करता होगा तब तो जरूरत है। अगर यूजलेस है तो फिर क्या जरूरत है इसकी? तो ये पहली बात तो करता है, किसमें काम करता है? आई विजन, आंख की दृष्टि, रोशनी जो भी कहिए उसमें, यानी सब कुछ सही रहेगा, फिर भी अगर ये कम है तो विजन क्लियर नहीं होगा। इससे भी खतरनाक चीज ये काम आता है मेंटल डेवलपमेंट में, मानसिक विकास। सोइए मत सुबह सुबह, क्या रात में ऐसा कौन सा काम, मीन्स रात भर पढ़ते तो होंगे नहीं, तो सो ही लिया करिए सुबह सुबह। आप 2 दिन से लगातार सो रहे हो और एक ही लोग सो रहे हैं और मैं उनकी तरफ नहीं देख रहा हूं, तो ये मत समझिएगा सर किसी और को बोल रहे हैं। ठीक, मेंटल डेवलपमेंट में ये हेल्प करता है, क्योंकि ये दोनों चीजें हमारे लिए जरूरी हैं। इसलिए हमें ओमेगा 3, ओमेगा 6 मतलब कि इसेंशियल फैटी एसिड खाते रहना चाहिए। ठीक, अब कोलेस्ट्रॉल भी देख लेते हैं, इकट्ठे 2-3 चीजें देख लेते हैं फिर लिखते हैं। ठीक, कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? समझ में आ रही बात ना? बाउंस तो नहीं कर रही है? चलिए अच्छी बात है। देखिए, जैसे फैट एक तरह का लिपिड होता है, वैसे ही कोलेस्ट्रॉल भी एक तरह का लिपिड होता है। लिपिड बताए थे कि नहीं कल? अभी नहीं बताए थे? चलिए समझिए क्या होता है, पहले यही समझिए। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये जुड़ के सीधे फैट नहीं बना लेता है। कैसे बनता है समझिएगा। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो है जुड़ता है तो इससे बनता है फैटी एसिड। फिर फैटी एसिड आपस में जुड़ते हैं तो ये बनाते हैं लिपिड। फिर लिपिड जो है 2 तरीके से जुड़ता
एक तरीके से जुड़ेगा आपस में तो ये क्या बनाएगा? फैट। और दूसरे तरीके से जुड़ा तो कोलेस्ट्रॉल। मैंने कहा अगर सेचुरेटेड फैट खाते हो, समझिए स्वास्थ्य के लिए अच्छा क्यों नहीं माना जाता संतृप्त वसा को, कि होना क्या चाहिए? फैट टूटे लिपिड, लिपिड टूटे फैटी एसिड, यही हमें जरूरत है। तो जब सेचुरेटेड फैट खाते हो तो फैट लिपिड में टूटता है। अब लिपिड को बदलना किस में चाहिए? फैटी एसिड में। वो कन्वर्ट हो जाता है किस में? कोलेस्ट्रॉल में। अब ऐसा नहीं है कि कोलेस्ट्रॉल बहुत ही खराब चीज है, कोलेस्ट्रॉल की भी जरूरत हमें रोज होती है। ठीक, कितनी जरूरत होती है समझिएगा, लगभग 90 टू 110 mg कोलेस्ट्रॉल रिक्वायर्ड डेली। 90 से 110 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी को रोज जरूरत है। ये मिलता कहां है? बटर, मक्खन में होता है। एग यॉक, अंडे की जर्दी, या अंडा खाते हैं ना? अंडा भी नहीं खाते? वेजिटेरियन वालों अंडा नहीं खाते हो? ये तो फलाहारी है ना भाई, अंडा तो पंछी फल है। ठीक, ठीक है, खाइए ना खाइए, देखे जरूर होंगे अंडे में एक व्हाइट वाला पोर्शन होता है और एक पीला वाला होता है। एक प्रोटीन होता है और एक कोलेस्ट्रॉल होता है। तो व्हाइट वाला क्या है, प्रोटीन है कि कोलेस्ट्रॉल है? प्रोटीन है। और पीला वाला जो पार्ट होता है वो कोलेस्ट्रॉल। तो बटर, एग यॉक, रेड मीट, रेड मीट, मटन, व्हाइट मीट कुछ नहीं होता। जैसे समझिएगा, जो 4 व्हीलर का मीट होता है उसे कहते हैं मटन होता है, उसे कहते हैं रेड मीट। और जो 2 व्हीलर वाला होता है वो व्हाइट मीट होता है। अरे 2 व्हीलर मतलब 2 पैर वाले जानवर, यानी चिकन। इंसान तो खाओगे नहीं। और 4 व्हीलर मतलब 4 पैर वाले जानवर, जैसे बकरा, बाकी एंड सो मेनी मोर, उसमें कई वैरायटी आप जो खाते हो, कुत्ता बिल्ली, ठीक, एंड मेनी मोर। तो 4 व्हीलर का जो मीट होता है उसे रेड मीट कहते हैं। क्यों कहते हैं समझिएगा, क्योंकि उनका डाइजेस्टिव सिस्टम डेवलप होता है और उनके मांस के ऊपर जो है सेचुरेटेड फैट लगा होता है, सेचुरेटेड फैट लगा होता है। इसीलिए वो, क्योंकि 2 व्हीलर यानी चिकन का डाइजेस्टिव सिस्टम उतना डेवलप नहीं होता, तो जो ऊपर जो फैट डिपॉजिट होता है उससे भी तो कोलेस्ट्रॉल मिलता है। अभी मैंने बताया ना, फैट, लिपिड और कोलेस्ट्रॉल। तो वो उसके अंदर सेचुरेटेड फैट होता है रेड मीट में, इसलिए रेड मीट नहीं खाना चाहिए। तो रेड मीट खाओगे तो सेचुरेटेड फैट, बोर्ड पे देखिए, सेचुरेटेड फैट, कोलेस्ट्रॉल, लिपिड, और फिर क्या बन जाता है? कोलेस्ट्रॉल। यानी रेड मीट भी रिच सोर्स हो गया किसका? कोलेस्ट्रॉल का। ठीक, अगर ये नहीं मिल रहा है डेली, और छोटे बच्चों को तो जरूरत होती है, इसीलिए कहा जाता है कि 1 ग्लास दूध और 1 अंडा लगभग 10-15 साल की उम्र तक बच्चे को रोज देना चाहिए, जाति धर्म के ऊपर उठ के। क्यों देना चाहिए समझिएगा, ये जो होते हैं कुछ हार्मोन्स के डेवलपमेंट में कोलेस्ट्रॉल का बहुत बड़ा रोल होता है। बिना कोलेस्ट्रॉल के वो हार्मोनल डेवलपमेंट आप में नहीं होगा। जैसे किन हार्मोन्स को डेवलप कराते हैं, तो मेनली जो होता है मेल हार्मोन और फीमेल हार्मोन। मेल हार्मोन क्या होता है, फीमेल हार्मोन क्या होता है? टेस्टोस्टेरॉन और एंड्रोजन। और ये क्या होता है? प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। ये दोनों हार्मोन मेल कैरेक्टर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। जैसे मेल कैरेक्टर क्या होता है, साउंड की जो पिच होती है मेल की वो कम होती है, दाढ़ी, मूछ एंड मेनी मोर। जो फीमेल कैरेक्टर क्या होता है, उनकी वॉल्यूम, जो आवाज होती है, उनकी पिच
अधिक होती है। और बहुत सारे जो फीमेल कैरेक्टर होते हैं जो आप जानते हैं वो, तो फीमेल कैरेक्टर के लिए क्या होता है, फीमेल हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, और मेल कैरेक्टर के लिए मेल हार्मोन। सही समय पे ये हार्मोन्स बनने शुरू हो जाए, इसलिए जरूरत होता है किसका, कोलेस्ट्रॉल का। अगर ये हार्मोनल डिसबैलेंस होते हैं तो हो क्या जाता है समझिएगा। जैसे ट्रांसजेंडर नाम सुना होगा, किन्नर नाम सुना है। कोई भी बच्चा, ध्यान समझिएगा, कोई भी बच्चा बाय बर्थ ट्रांसजेंडर नहीं पैदा होता। कोई भी बच्चा जन्म से किन्नर नहीं होता। उसको किन्नर बनाता कौन है, यही हार्मोनल जो है डेवलपमेंट सही से नहीं हुआ तो वो किन्नर बन जाएगा। कैसे समझिएगा, जब बच्चा पैदा होता है 0 से 5 या 4 मिस कर रहा है, तो 4-5 ईयर तक कोई हार्मोन उसमें डेवलप नहीं होता। चाहे लड़का पैदा हुआ है लड़की है, हार्मोनल डेवलपमेंट उसमें नहीं होता। बाकी सारी शरीर की व्यवस्थाएं वैसे ही चलती है नॉर्मली, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। 5 साल के बाद हार्मोनल डेवलपमेंट शुरू होता है। अगर लड़का है तो उसमें मेल हार्मोन डेवलप होगा, लड़की है तो उसमें फीमेल हार्मोन डेवलप होगी। अगर गड़बड़ी से मेल चाइल्ड पैदा हुआ है, लड़का पैदा हुआ है, आफ्टर 5 इयर्स जब हार्मोनल डेवलपमेंट स्टार्ट होता है उसकी बॉडी में और फीमेल हार्मोन डेवलप होने लगे, तो आगे चल के न तो वो लड़का रह पाता है न तो लड़की रह पाती है, हो जाता है वो ट्रांसजेंडर किन्नर। मान लीजिए फीमेल चाइल्ड पैदा हुई है, लड़की पैदा हुई है, 4-5 साल की उम्र के बाद जब हार्मोनल डेवलपमेंट शुरू हो रहा है और फीमेल चाइल्ड के अंतर्गत मेल हार्मोन डेवलप होना शुरू हो जाए, तो आगे चल के फिर वो भी न तो लड़की रह पाती है न तो लड़का, वो क्या हो जाती है, ट्रांसजेंडर। इसीलिए देखते होंगे ट्रांसजेंडर भी 2 तरह के होते हैं, एक मेल ट्रांसजेंडर एक फीमेल ट्रांसजेंडर। यानी देखने में लड़का लगेगा, बातचीत और उसके बाद आपको समझ में आएगा कि ये ट्रांसजेंडर है, या देखने में एकदम लड़की लगेगी, बातचीत रही उसके बाद आपको समझ में आएगा कि ये क्या है, ट्रांसजेंडर। तो जो देखने में लड़का लग रहा है लेकिन ट्रांसजेंडर है, यानी इट मींस बाय बर्थ वो क्या था, मेल चाइल्ड था। और देखने में लड़की लग रही है, इट मींस बाय बर्थ वो क्या थी, फीमेल चाइल्ड थी। हार्मोनल डिसबैलेंस ने क्या कर दिया, उसे ट्रांसजेंडर बना दिया। इसीलिए बच्चों को क्या किया जाता है, कोलेस्ट्रॉल रिच चीजें दी जाती हैं कि अगर 0.001% भी चांस है तो हम अपने घर के बच्चे के साथ चांस क्यों लें। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि अंडा दूध बच्चों को देना चाहिए, बाकी और भी सब खिलाते पिलाते रहते हैं, ऐसा नहीं है। तो ये हार्मोनल डिसबैलेंस में इसके कारण हो सकता है, हार्मोन सही से डेवलप हो तो सही होता है। अब समझिएगा एक चीज और, जैसे इधर बीच बीमार हुए थे खूब, तो डॉक्टर लिपिड प्रोफाइल कभी कभी चेक करवाता है, हुआ था किसी का, नहीं, चलिए ऊपर वाला ना करें कि हो, क्या होता अब समझ लेते हैं हम लोग यहां पे। तो एक चीज होती है उसे हम कहते हैं लिपो प्रोटीन। इसकी जरूरत क्यों पड़ती है पहले ये समझिएगा। कोलेस्ट्रॉल इज समथिंग लाइक फैट, क्योंकि दोनों ही लिपिड से बनते हैं, ठीक, समझ में आ रही है, अब ऊपर से जाने लगा तो रिस्पांस देते रहेंगे तभी तो समझ में आएगा कि जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो फैट की तरह ही होता है, तो जब ये डाइजेस्ट होगा तो ये भी फैटी एसिड में जाएगा, ठीक। और फैट क्या होता है आप जानते हो कि वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा, वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा, तो ये जब फैटी एसिड जाएगा या जब ये कोलेस्ट्रॉल डाइजेस्ट होके आपके शरीर में जाएगा तो कहां जाएगा, ब्लड में। सब कुछ डाइजेस्ट होने के बाद कहां पहुंचता है, ब्लड में। और ब्लड ही ट्रांसपोर्ट करता है, उसे चारों तरफ भेजता है। और ब्लड में मैक्सिमम क्या है, पानी है। तो अब पानी के साथ पानी में मिक्स तो होगा नहीं, अब नीचे से पानी निकल जाएगा, ये ऊपर फिसल जाएगा। देखते हैं ना पानी में तेल गिराने पे, घी गिराने पे क्या होता है, यानी प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन इसका ऐसे तो होगा नहीं। तो फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल लिपोप्रोटीन इज रिक्वायर्ड, और यही लिपोप्रोटीन जो है कोलेस्ट्रॉल को गुड कोलेस्ट्रॉल या बैड कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट करता है। क्या होता है समझिए पहले।
लिपोप्रोटीन का मतलब होता है लिपिड प्लस प्रोटीन। लिपोप्रोटीन इज रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन ब्लड। रक्त के की सहायता से या रक्त के अंदर कोलेस्ट्रॉल के परिवहन हेतु किसकी जरूरत होती है? लिपोप्रोटीन की। आप कोलेस्ट्रॉल खाओगे, ब्लड के अंदर जैसे ही पहुंचेगा वो किसी न किसी लिपोप्रोटीन के साथ जुड़ जाता है और फिर वो क्या होता है? ट्रांसपोर्ट होता है, सर्कुलेट होता है और रिक्वायर्ड प्लेस पे जाने के बाद वो वहां से अलग हो जाता है। ये लिपोप्रोटीन जो होती है ये 6 तरह की होती है। यही इसी को आम बोलचाल की भाषा में आप कहते हो लिपिड प्रोफाइल। तो चेक करते हैं डॉक्टर्स कि कुछ बढ़ा है कि घटा है। ठीक, तो लिपोप्रोटीन किस लिए जरूरत होती है? कोलेस्ट्रॉल के परिवहन के लिए। कहां? शरीर के अंदर। फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इनसाइड आवर बॉडी लिपोप्रोटीन इज रिक्वायर्ड। ये ऑन दी, अब देखिएगा, ये मैंने कहा कि 6 तरीके का होता है। तो वो तरीका किस आधार पे बांटा गया या कौन सा तरीका लिया गया, बेस क्या लिया गया उसको क्लासिफाइड करने का, डिवाइड करने का। तो देखो, लिपोप्रोटीन का मतलब होता है कि लिपिड के अंदर क्या है? प्रोटीन है। ठीक, तो लिपिड के अंदर कितनी प्रोटीन है, इसी प्रोटीन के अमाउंट के आधार पर लिपोप्रोटीन को 6 वर्ग में विभाजित किया जाता है, 6 क्लास में क्लासिफाइड किया जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ प्रोटीन, लिपोप्रोटीन आर क्लासिफाइड इन डिफरेंट ग्रुप्स, 6 डिफरेंट ग्रुप्स। कौन कौन सा 6 ग्रुप होता है ये देखते हैं। पहला होता है काइलोमाइक्रॉन, दूसरा होता है VLDL, फिर होता है LDL, फिर होता है IDL। नाम सुना होगा ये सब। अगर लिपिड प्रोफाइल कभी किसी का देखे होंगे, टेस्ट कराया हो तो उसका रिपोर्ट लेके देखिएगा, यही सब नाम उसमें मिलेंगे। 5 तरीका का होता है, पांचों हो गया, VLDL, LDL, IDL और HDL। ठीक, ये लिपोप्रोटीन जो होता है वो 5 तरीके का होता है। ये पांचों तरीका है। अब किस आधार पे इसको 5 तरीके में बांटा गया है? प्रोटीन के अमाउंट के आधार पे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका फुल फॉर्म, पूरा नाम क्या होता है, फिर प्रोटीन का अमाउंट किसमें कितना होता है, कितना परसेंट तक होता है। VLDL का मतलब होता है, V मतलब होता है वेरी, L मतलब होता है लो, D मतलब होता है डेंसिटी और L मतलब होता है लिपोप्रोटीन। तो वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, हिंदी में कहते हैं बहुत कम घनत्व वाला लिपोप्रोटीन। यहां LDL में से केवल V हट गया, लो, यानी जो पहले था बहुत कम घनत्व वाला, अब दूसरा क्या हो गया? कम घनत्व वाला। तीसरा I मतलब होता है इंटरमीडिएटरी, मध्यम घनत्व वाला, इंटरमीडिएटरी डेंसिटी लिपोप्रोटीन, मध्यम घनत्व वाला। और HDL मतलब होता है